नमस्कार। प्रदेश एट 360 लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। इस वक्त देश का ज़्यादातर हिस्सा अनलॉक है। बाजार से लेकर तमाम दफ्तर खुल गए हैं, लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं और ऐसे में कई निजी स्कूलों पर हमेशा के लिए ताला लगने का खतरा पैदा हो गया है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, ये देखिए आप। ये कोरोना महामारी और महीनों लॉकडाउन होने के साइड इफेक्ट हैं। अनलॉक हुआ तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुली, लेकिन स्कूल अभी तक बंद है, जिसके कारण स्कूल से जुड़े तमाम लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, पश्चिम यूपी की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी मीडिया के सामने आए और अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि 90 दिन से ज्यादा वक्त से स्कूल बंद है। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया है। कई लोग बेरोजगार होंगे और जुलाई से बड़ी संख्या में स्कूलों पर ताला लगने की भी आशंका है। हम उन शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में सोचते हैं, उस ग्रुप डी कर्मचारी के बारे में सोचते हैं जो आज हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अगर उसके चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आज वो बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। बहुत बड़ा सवाल उठेगा, बहुत बड़ी समस्याएं उठेंगी। दरअसल इनका कहना है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में करीब 8 से 10 लाख शिक्षक और कर्मचारी हैं। शासन का आदेश था कि इस साल फीस न बढ़ाई जाए, लॉकडाउन में किसी अभिभावक पर फीस के लिए दबाव न डाला जाए, लेकिन अब अनलॉक के बावजूद जो अभिभावक सक्षम भी हैं वो भी फीस नहीं दे रहे हैं। सक्षम अभिभावक हैं, यदि वो अपनी फीस का भुगतान समय से स्कूलों को करते हैं तो जिनको वाकई में लॉकडाउन पीरियड में दिक्कत फेस करनी पड़ी है, स्कूल उनके साथ खड़ा होगा। इस बीच डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि स्कूल एसोसिएशन से ज्ञापन मिला है, उनकी समस्याओं के बारे में भी पता चला है। देखिए, सारे विकल्पों पे वहाँ भी विचार हो रहा है। उनका एसोसिएशन मुझसे भी मिला था और हम जल्दी ही इस बारे में क्या करना है स्कूलों के बारे में उस पर निर्णय करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने कई तरह की परेशानियां पैदा की हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो उचित कदम उठाए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और कोरोना की मार के बीच यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे कल यानी 27 जून को जारी होंगे। लाखों परीक्षार्थियों को अपने अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रिजल्ट है तैयार, लाखों विद्यार्थी हैं बेकरार। जी हां, यूपी 10वीं और 12वीं बोर्ड के लाखों विद्यार्थियों को अपने अपने नतीजे का दीदार करने के लिए बस एक रात का फासला रह गया है। 27 जून को सबकी टेंशन दूर हो जाएगी। दरअसल कोरोना की मार के चलते बोर्ड के नतीजे समय पर घोषित नहीं हो पाए। पिछले साल के मुकाबले इस बार का रिजल्ट पूरे 2 महीने की देरी से आएगा। पिछले साल 27 अप्रैल को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बोर्ड के इम्तिहान इस बार कोरोना की महामारी से पहले ही खत्म करा लिए गए थे। कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा लगा मूल्यांकन नहीं हो सकेगा और सभी को पास कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार और प्रशासन ने मूल्यांकन का फैसला लिया और अब रिजल्ट की बारी है। कॉपियों के मूल्यांकन के बाद यूपी बोर्ड अब अगर रिजल्ट जारी करने जा रहा है तो उसका पूरा श्रेय विभाग के मंत्री और सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को जाता है। कोरोना के मुश्किल दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि 56 लाख स्टूडेंट्स की कॉपियों का मूल्यांकन कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहल करके इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिया। हालांकि इस काम में विभाग के अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान के लिए इस बार कुल 56,11,072 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 10वीं क्लास के कुल
27,44,976 छात्र शामिल हुए। वहीं 12वीं क्लास में 25,86,440 छात्रों ने परीक्षा दी। इस तरह कुल 51,30,481 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वैसे कोरोना के चलते इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बोर्ड इस बार डिजिटल सिग्नेचर वाली मार्कशीट जारी करेगा। इससे परीक्षार्थियों को कहीं नौकरी हासिल करने या दूसरी जगह एडमिशन लेने में आसानी होगी। ये पहला मौका होगा जब बोर्ड डिजिटल सिग्नेचर वाली मार्कशीट जारी करेगा। दूसरी बात ये कि इस साल हाई स्कूल की तरह इंटर के छात्रों को भी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। छप्पन लाख स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या और कोरोना की महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने न सिर्फ कॉपियों का मूल्यांकन कराया बल्कि अब रिजल्ट भी जारी करने जा रहा है। महामारी के खतरे के बीच सेंट्रल बोर्ड समेत दूसरे राज्य जहां कोई भी कदम उठाने में हिचक रहे हैं, वहीं यूपी बोर्ड ने न सिर्फ हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई बल्कि किसी को भी संक्रमित नहीं होने दिया। कहा जा सकता है कि यूपी बोर्ड के लिए यह दोहरी उपलब्धि से कम नहीं है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम मामले में योगी सरकार ने एक्शन लिया है। कानपुर शेल्टर होम मामले में यूपी सरकार ने जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। साथ साथ शेल्टर होम के सुपरिटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड किए जाने को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि शेल्टर होम के संबंध में गलत सूचनाएं फैलाए जाने के खिलाफ एक्शन नहीं लेने और विभाग का पक्ष नहीं रखे जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। और कानपुर शेल्टर होम मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक कांग्रेस की तिकड़ी सत्ता के बगैर मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगैर किसी बात की सत्यता का पता लगाए ये लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पोस्ट कर देते हैं जिससे बाद में इन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। ये कांग्रेस की जो तिकड़ी है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, यह तीनों मैं यह मानता हूं कि सत्ता के बिना जैसे अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, उसका बिना पता किए जो बिना सिर पैर की बातों को शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में इनको ही परेशानी होती है। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार का ट्विटर में ट्वीट करने या किसी प्रकार का बयान देने से पहले सोचना चाहिए। ये सोचते नहीं हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के अंदर ही अराजकता पैदा है इन तीनों लोगों को लेकर के। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो सच है देश के सामने चुनौती है। तो राहुल गांधी जी रोजाना जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं कांग्रेस की सरकार के समय में, उससे चंदा लेने का काम किए हैं। वह चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा प्रयोग करते हैं। और कानपुर के राजकीय बालिका संरक्षण गृह के मामले में विपक्ष चाहे जो आरोप लगा रहा हो, लेकिन यूपी सरकार की महिला बाल कल्याण मंत्री स्वाति सिंह इस मामले में कोई चूक ही नहीं मानती। उन्होंने आज कानपुर में राजकीय बालिका गृह का निरीक्षण किया, कानपुर के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंची और वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने बालिका गृह में किसी तरह की चूक होने से इनकार करते हुए कहा कि कोई चूक नहीं हुई। पॉक्सो की पीड़ित लड़कियां पहले से प्रेग्नेंट आई थी। इसमें सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो आप किसी भी बच्ची को जिस तरीके से आप उन बच्चियों के बारे में आपने कहा कि होम में आकर के प्रेग्नेंट हो गई हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ों को मीडिया में दिया गया। और वो बच्चियां चूँकि पॉक्सो के अंतर्गत आई थी तो वो बच्चियां प्रेग्नेंट आई थी। उनकी पूरी जांच रिपोर्ट भी है हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। जब डेट ऑफ एडमिशन क्या है, उसमें जो टेस्ट में क्या आया है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आप लोगों ने HIV, जो कुछ लोगों ने HIV पॉजिटिव और हेपेटाइटिस की बात की, वो भी नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम और सरकार की छवि खराब करने के लिए जिन लोगों की मानसिकता है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
अनलॉक 1 में यूपी में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के डीजीपी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डीजीपी अपनी पुलिस के जरिए ये सुनिश्चित कराएं कि बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले और साथ साथ सड़कों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराया जाए। जो लोग इन नियमों का पालन न कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए और जुर्माने और मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जाए। और यूपी के 12 जिलों में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूट पड़ी है। 24 लोगों की जान चली गई है। योगी सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। देवरिया के अस्पताल के बेड पर जो शख्स लेटा है उस पर गुरुवार को आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा। अस्पताल में एक और शख्स की जिंदगी बचाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन जिले में 9 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी आकाशीय बिजली ने ले ली। जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। आकाशीय बिजली कलेक्ट्रेट में डीएम चैम्बर से सटे पेड़ पर भी गिरी, जिससे यहाँ रखे कुछ कंप्यूटर भी जल गए। आज जो बारिश हो रही है उसमें आकाशीय बिजली से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में 3 तहसील में बरहज, भाटपा, रानी और साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है। और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास की, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ 1-2 कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा है, लैपटॉप को, लेकिन क्योंकि अर्थिंग अच्छी थी तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली का कहर प्रदेश के कुल 12 जिलों में देखने को मिला है। इस घटना में यूपी में कुल 24 लोगों की जान चली गई है, 24 लोग घायल हुए हैं, जबकि 46 पशुओं की भी मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर संवेदना जताई। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि देवरिया जिले में 9 लोगों की मौत के अलावा प्रयागराज में 6, सुल्तानपुर में 1, फतेहपुर में 1, उन्नाव में 1, बाराबंकी में 2, अंबेडकर नगर में 3 और बलरामपुर में 1 शख्स की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि का विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा करने को भी कहा है और सभी घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। संजीत शाही, देवरिया, एबीपी गंगा। और इधर श्रावस्ती में राप्ती ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के कई इलाकों में राप्ती का तांडव जारी। यहाँ के गांव में पानी की तेज धारा के चलते भीषण कटान दिखाई दे रही है। ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को गिरते देख रहे हैं। तेज बहाव के चलते दर्जनों गांव का मुख्यालय भिनगा से संपर्क टूट गया है। लोग जान को जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं, लेकिन इतनी खराब हालत के बावजूद प्रशासन की तरफ से राहत बचाव के काम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। राप्ती का रौद्र रूप आप इन तस्वीरों में देखिए, लोगों का संघर्ष देखिए। तो कोरोना काल ने जहां तमाम लोगों को हताशा से भर दिया, वहीं कुछ लोगों ने इस दौरान भी अपने हुनर का कमाल कर दिखाया है। आज आपको मिलवाते हैं कानपुर में 10वीं के एक छात्र से जिसने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर रोबोट बनाकर कोरोना से लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। जानलेवा कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए बार बार खुद को सैनिटाइज करते रहना जरूरी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये हमारी नई जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है और यही वजह है
कि सैनिटाइज करने के तरीके में नए नए प्रयोग भी खूब हो रहे हैं। प्रयोग के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कानपुर के 10वीं के एक छात्र ने नया कमाल कर दिखाया है। इस छात्र का नाम है मयंक सक्सेना और इसने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर तकनीक को विकसित किया है, जिसे रोबोट सैनिटाइजर का नाम दिया गया है। छात्र के मुताबिक इस रोबोट सैनिटाइजर को मोबाइल से संचालित किया जा सकता है। ये न केवल आपके शरीर को ऑटोमेटिक सैनिटाइज करेगा, बल्कि शरीर का तापमान भी बताएगा। वास्तव में ये एक ऐसा रोबोट है जो ब्लूटूथ से नियंत्रित होता है। इसका नाम सैनीबॉट है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें सैनिटाइजिंग भी है और ये पूरा ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा ये बनाया गया है। इसका सॉफ्टवेयर RC ऑडियो कंट्रोलर है और इसकी जो प्रोग्रामिंग है पूरी जावा पर बेस्ड है और इसमें सैनिटाइजिंग का भी प्रोसेस है और टेम्परेचर भी इसमें बताया जाएगा। जनरली जब हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो थर्मामीटर को मुंह में लगाते हैं, लेकिन इसमें एक MLX 90614 लगा हुआ है कि जब आप टेम्परेचर के जो कि आपका टेम्परेचर सेंसर है, जब आप उसको टच करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा देगा और 2 मिनट बाद ये आपको पूरा सैनिटाइज कर देगा। इसमें एक चिप लगी हुई है, जब आप चिप को हटाएंगे तो सैनिटाइज़र अपने आप ओपन होगा और जब आपको ख़त्म जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाए तब आप उस चिप को लगा दीजिए वापस, वो बंद हो जाएगा। इसकी यही खूबियां इसे दूसरी सैनिटाइजर मशीनों से अलग करती हैं। इसे तैयार करने में महज 1300 रुपए का खर्च आया है। कोरोना काल में इस रोबोट सैनिटाइजर के उपयोग से समय की बचत हो सकती है और लोगों को परेशानी भी कम उठानी पड़ सकती है। इस रोबोट सैनिटाइजर को देखने से तो 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती और दूसरी कि हर कठिन दौर में इंसान जिंदगी जीने का कोई ना कोई नया तरीका इजाद कर ही लेता है। प्रभात अवस्थी, कानपुर, ABP गंगा। इधर मुरादाबाद में चोरों ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के फार्म हाउस में चोरी कर ली। बीती रात मंत्री के फार्म हाउस पर लगे सोलर पैनल चोरी हो गए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि जनवरी महीने में भी चोरी हुई थी, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी घटना के बाद 2 बार और चोरी हो चुकी है। अब खबर सोनभद्र से है, जहां कोरोना काल में अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई है। यहां अनाज मंडी में रखे करीब 2500 क्विंटल गेहूं भीगकर खराब हो रहे हैं। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन हर तरफ जोरदार बारिश भी हो रही है। अधिकारियों को भीगते गेहूं की जरा भी परवाह नहीं है। तेज बरसात आने पर भी गेहूं पर तिरपाल नहीं लगाए गए, जिसके चलते 2500 कुंतल गेहूं खराब हो गया। इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। देखिए, जहाँ स्टोरेज की समस्या है, जहाँ ओपन में गेहूँ रखा हुआ है, उसको बकायदे तिरपाल और क्रेट्स में रखने की व्यवस्था की गई है और कहीं खराब होने की सूचना अभी हाल नहीं है। नगवा क्रय केंद्र पे आपके लगभग 2500 कुंटल अभी खाद्यान्न पड़े हुए हैं और जो लगभग सड़ने की अवस्था में आ गए, काफ़ी उसमें खराब हो गए, जो कि हमारे कैमरे की नज़र में है कि वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। नगवा का सारा गेहूं का संप्रदान किया जा चुका है, कोई भी गेहूं वहाँ शेष नहीं है। इधर सुल्तानपुर में श्रद्धांजलि सभा में पहुंची सपा संरक्षक की बहू अपर्णा यादव ने चीन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सभी को चीन के सभी प्रोडक्ट्स का मिलकर बहिष्कार करना चाहिए। परिवारवाद के बारे में अपर्णा यादव ने कहा कि मुट्ठी में दम तभी होता है जब सभी उंगलियां इकट्ठी होती हैं। इसी दौरान उन्होंने CM योगी की भी जमकर तारीफ की। यहाँ रुकने के बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।